Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are going to start our new lecture number 4 from chapter number 20 chromosome and DNA. और अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट का काम कि डीएनए जो है वो कब डिस्कवर हुआ, न्यूक्लिक एसिड कैसे आया और उसकी नेचर, फिर हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो वन बाय वन देखते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी आपके पास कि फ्रेडरिक मिशर एक जो है वो केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट। उनका काम क्या था? ही डिस्कवर्ड डीएनए इन 1869। सबसे पहले जो डीएनए को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है वो आपके पास कौन है? फ्रेडरिक मिशर है। और इन्होंने डिस्कवरी कैसे की? इन्होंने व्हाइट सब्सटेंस निकाला था, यानी एक सफेद कलर का मटेरियल था, ठीक है, वो उन्होंने निकाला। किन दो सेल से निकाला? ह्यूमन पस सेल को लिया, यानी ह्यूमन का जो पस सेल था वो उसमें से, दूसरा फिश का स्पर्म सेल लिया था, उसमें से उन्होंने एक व्हाइट सब्सटेंस निकाला था जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन का। न्यूक्लियन नाम क्यों दिया? क्योंकि वो सेल के जो था उसके सेंटर में प्रेजेंट था, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया उस व्हाइट मटेरियल को न्यूक्लियन का। ठीक है जी क्लास। फिर न्यूक्लियन की जब नेचर देखी गई, यानी उसकी पीएच देखी गई, तो उसमें यह था कि उसके अंदर जो पीएच थी वो एसिडिक थी। तो उसकी नेचर के बिहाफ पे इस न्यूक्लियन की एसिडिक पीएच की वजह से उसको नाम क्या दिया गया? फाइनली न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। तो किसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिशर ने। बाद में ये जो है वो इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई और फिर काम किया आपके पास लिवीन ने। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने असल में डीएनए के कंपोनेंट्स बताए कि डीएनए जो बनता है वो किन कंपोनेंट से, किन चीजों से मिलके बनता है। तो उन्होंने जो काम किया था वो 1920 में किया क्लास। और इन्होंने इनके काम का जो हाइपोथेसिस था, इनके काम का बेसिक जो पॉइंट था वो क्या था कि कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए इन्होंने देखा। उसमें कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए जब ये देख रहे थे तो इसमें क्या हुआ कि फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए के एक कंपोनेंट के अंदर, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, तीसरे नंबर पे पेंटोज शुगर होती है। कैसे क्लास कि आपके पास एक फास्फोरिक एसिड का मतलब है कि आपके पास एक एसिड है, इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और एक जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है, ये फास्फोरिक एसिड है। उसके साथ ही इसने कहा कि 3 कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम बोलते हैं, एक जो है वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर जो कि राइबोज है। ये भी आप क्लास आपको पता ही है कि राइबोज कैसे होती है, 5 कार्बन शुगर है, मोनोसैकेराइड है ये। अब इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर ये 5 कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये जो राइबोज शुगर है ये होती स्ट्रेट चेन है, लेकिन जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होती है तो एक रिंग स्ट्रक्चर ले लेती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ये रिंग स्ट्रक्चर लेती है तो रिंग किसके दरमियान बनता है? 4 कार्बन होती है और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है क्लास। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन जो शुगर है उसको हम बोलते हैं राइबोज। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए के कंपोनेंट्स में पेंटोज शुगर होती है जो कि राइबोज है। आगे देखते हैं। इसके साथ होती है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस किस साइड पे इसके अटैच होगी क्लास? वो इसके कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होती है, यहां पे इसके साथ होती है नाइट्रोजन बेस। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आता है फास्फोरिक एसिड ग्रुप, कार्बन नंबर 5 पे यहां पे प्रेजेंट होता है फास्फोरिक एसिड ग्रुप। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये तो हो गया जनरल न्यूक्लियोटाइड। अब देखते हैं कि हम जो डीएनए और आरएनए, वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए बनता है वो कैसे होगा? उसमें आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड होती है उसके अंदर कार्बन नंबर 2 पे, यानी 1, 2, 3, 4, दिस वन इज कार्बन नंबर 5। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास OH होता है, इसके साथ यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, यहाँ पे H, OH, हाइड्रोक्सिल बिलो यहाँ पे, और ये कार्बन CH2OH होती है। दिस वन इज द नॉर्मल राइबोज शुगर स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। अब आप देखो कि जो आरएनए का केस होगा उसमें कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 3 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन इन केस ऑफ डीएनए the ribose sugar will be deoxy. What it means? Removed oxygen from carbon number 2. तब जाके बनती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड।
अच्छा जी, ये तो हो गया जनरल एक आपके पास इंट्रोडक्शन कि ये उसने स्ट्रक्चर जो है वो दिया था, और स्ट्रक्चर में ये हुआ कि आपके पास इस स्ट्रक्चर के साथ ये अब लेविन बोलता है कि 3 कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, इसके डीएनए के कंपोनेंट्स में आता है ये। अब आ जाते हैं क्लास फास्फोरिक एसिड की भी आपको समझ आ गई, पेंटोज शुगर की भी आ गई, और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में जहां पे ये बेस आएगी उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन बेस जो है वो हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वो है एक प्यूरीन्स हैं, एक पायरिमिडीन्स हैं। लेविन ये बोलता है कि जो प्यूरीन्स हैं उनके अंदर जो है वो क्या होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके अंदर एक 6 कॉर्नर्ड रिंग होगा और एक 5 कॉर्नर्ड जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टोटल कार्बन है वो कितनी होगी, टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आपके पास कितनी टोटल आपके पास 9 कार्बन पे ये प्यूरीन्स बेस करती हैं। तो 2 जो उसके अंदर रिंग होते हैं। अब आ जाते हैं प्यूरीन्स। प्यूरीन के अंदर सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर क्लास प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा है, वो 6 कॉर्नर्ड होता है। अब इसके केस में ये हैवी होता है क्योंकि इसमें कार्बन नंबर भी बढ़ गया और एक रिंग भी एक्स्ट्रा हो गया। ये लेस इन वेट होता है, इसमें कार्बन नंबर भी कम होता है, और जो दूसरा रिंग स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन सी वाली बेसिस पाई जाती हैं, तो एडेनिन और गुआनिन वो प्यूरीन्स के अंदर आती हैं, यानी ये दोनों जो हैं ये है नाइट्रोजन बेसिस के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट होती है। तो उसके साथ ही वो कौन कौन सी बेसिस के अंदर होगा, एडेनिन और गुआनिन। और जो पायरिमिडीन्स हैं वो साइटोसिन और थायमिन के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, और उसके केस में अगर आप आरएनए को डिस्कस करेंगे तो थायमिन की जगह कौन सी आ जाती है, यूरासिल। अब इसके अंदर ये देखें, नॉर्मल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि अगर आपके पास ये 6 कॉर्नर रिंग है तो इसमें ये होगा 5 कॉर्नर, ये हो जाएगी। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ अटैच है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है विद एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ होगी। और इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें अब नाइट्रोजन उसके साथ अटैच है, इसलिए हम उसको नाइट्रोजन बेस बोल रहे हैं क्लास। और कौन सी वाली नाइट्रोजन होती है, N14। ठीक हो गया। अब चलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर उसने दिया है लेविन ने, इसके मुताबिक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है इसके मुताबिक उसने आगे क्या डिस्कशन दी वो भी हम देखते हैं। इसके डाइस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं या न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ती कैसे है क्लास, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अटैच करनी है प्यूरीन, तो प्यूरीन में डबल बॉन्ड होगा, 2 रिंग्स होंगे। और अगर आप पायरिमिडीन से अटैच कर रहे हैं तो फिर वो सिंगल रिंग होंगी। कैसे कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब अभी सिर्फ और सिर्फ वो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन बेस के साथ इसको हम नेम ऑफ देते हैं, 1 है, 2 है, 3 4 एंड दिस वन इज 5। ठीक हो गया। दिस इज नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। और इसमें क्या है कि ये राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर। यहाँ पे आपने क्या लगाया था, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये भी आपको बता देती हूँ कि कैसे इसके अंदर रिएक्शन होता है। अब ये एक राइबोज शुगर है, इसके साथ लगनी है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जब लगेगी हम लगाते हैं 6 कॉर्नर जो है वो एक नाइट्रोजन बेस, और उसके अंदर क्या होगा, 2 रिंग होंगे। हम अटैच कर रहे हैं कौन सी वाली, प्यूरीन के साथ एक जो है वो आपके पास क्या होगी, 6 कॉर्नर, दूसरी 5 कॉर्नर। और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसके साथ नाइट्रोजन के साथ एक जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब क्लास ये देखें कि जो बॉन्ड बनता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां से हाइड्रोक्सल ग्रुप कौन देगा, न्यूक्लियोटाइड वो पेंटोज शुगर देगी। और हाइड्रोजन कौन शेयर कर रहा है,
नाइट्रोजन शेयर करेगी और यहाँ से ये बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएगा। और जब ये H और OH निकलेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड किस किस के दरमियान आ जाएगा, इस कार्बन के और नाइट्रोजन के दरमियान आ जाएगा। और क्या होगा कि जब ये बॉन्ड बनता है तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अभी आपने फास्फेट तीसरा कंपोनेंट जो है वो उसके साथ अटैच नहीं किया हुआ, तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। जब आपके पास ये जो 5 कार्बन है वहां पे, यानी आपके पास प्रेजेंट है CH3, CH2 और OH, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि इसने अपना जो है वो फास्फोरिक एसिड जो है वो उसके साथ अटैच होगा क्लास। तो कैसे होगा, मैंने आपको बोला कि क्या होता है H3PO4, तो फास्फेट इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या होगा क्लास कि ये जो है एसिड है उसने अपने अंदर क्या शेयर करना है, वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देता होता है। इस हाइड्रोजन आयन के साथ ये अपना कार्बन क्या देगी, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप शेयर करेगी और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अनदर इसके अंदर से रिलीज हो जाएगा। और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन किसने शेयर की हुई ये बच जाएगी फास्फेट के पास ऐसे, और इसने जो बॉन्ड बना लेने कार्बन के साथ, ये एक न्यू बॉन्ड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। नाउ दिस इज नॉट न्यूक्लियोसाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक, क्लियर। एक साइड पे नाइट्रोजन बेस आ गई, दूसरी साइड पे कार्बन नंबर 5 पे फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच हो गया। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ती कैसे हैं। जहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 5 पे, ये रीजन हम बोलते हैं दिस इज हेड, और जिस साइड पे ये हाइड्रोक्सिल अटैच प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इन केस ऑफ DNA हाइड्रोजन होगा, OH ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है, तो इस साइड को आप बोलते हैं दिस इज टेल। ये अब आप लोगों ने याद रखना है। हेड कौन सी साइड है, कार्बन नंबर 5 जिसपे फास्फेट जो है वो ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी साइड पे कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो उसकी टेल साइड होगी न्यूक्लियोटाइड की। अब देखते हैं कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन कैसे होती हैं। जब भी न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होगी क्लास, तो उनके दरमियान, दोनों के दरमियान, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आप फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। वो कैसे बनेगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड दैट इज नेम्ड एज 1, ठीक है, 1 न्यूक्लियोटाइड है और 1 न्यूक्लियोटाइड के पास यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। अब उस डिटेल में हम नहीं जाते, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। और इसके साइड पे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और इसके साथ क्या अटैच हुआ, फास्फेट ग्रुप हुआ था विद रिमूवल ऑफ वाटर, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड OH और इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर प्लेस कर दिया। इन जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 3 2 3 4 और दिस वन इज 5। ठीक, अब आ जाते हैं कि दूसरी न्यूक्लियोटाइड जब इनके दरमियान अटैच होगी, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे होगा। यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन दूसरी कार्बन के साथ भी क्या अटैच हुआ होगा, न्यूक्लियोटाइड है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके साथ ये फास्फेट है, और फास्फेट के साथ OH जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर, और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनदर हो गया। ठीक है क्लास, अब क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ नाइट्रोजन बेस भी है, ये इसकी हेड साइड है, ये इस न्यूक्लियोटाइड की टेल है, दूसरे की हेड है और ये टेल है। तो हेड साइड को हम 5 प्राइम लिखते हैं और जो टेल साइड होगी वो हम 3 प्राइम लिखते हैं। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा किस साइड से होगी, उसकी टेल साइड से होगी। तो जैसे ही आपके पास ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड उसके साथ आएगी, तो कार्बन नंबर 3 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड शेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन फास्फेट ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 दैट इज ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। 1 है और 2 है, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड जो है उसका फास्फेट
जो है वो अपना हाइड्रोक्सल शेयर करेगा और जो कार्बन नंबर 3 है वो अपना हाइड्रोक्सल ग्रुप में से अपना OH जो है वो शेयर करेगा। यहां से हाइड्रोक्सल ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन क्लास, ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे और जब ये ज्वाइन होंगे तो आपके पास एक लिंकेज बनेगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर, और ऑक्सीजन इसकी जो है वो नहीं रिमूव होती है, एसिड अपनी ऑक्सीजन नहीं देता, ये इनके दरमियान यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। ये कार्बन थी, कार्बन नंबर 3, और ये बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया फास्फेट। तो बॉन्ड फाइनली आपके पास कैसे नजर आता है, ये इसके साथ इसी तरह तीसरी न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथी न्यूक्लियोटाइड, ये इस तरह जुड़ती जाती है और एक पूरा पॉलीमर बन जाता है, बड़ा सा एक लॉन्ग सी चेन बन जाती है जिसको आप बोलते हैं स्ट्रैंड। डीएनए का होगा तो 2 स्ट्रैंड्स बन के आपस में हेलिक्स बनाएंगे, और अगर आरएनए होगा तो सिंगल होगा। फाइनली आपके पास जो एस्टर लिंकेज बनेगा वो कैसे होगा, ये बॉन्ड, ये अब आपने याद रखना है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, उसके दरमियान फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड ने क्या शेयर किया, दोनों साइड पे हाइड्रोजन, दोनों साइड पे हाइड्रोजन दे के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा के पानी बना के निकाल दिया और बाकी उसने अपना बॉन्ड बना लिया। देखते हैं कैसे। अब यहां देखें, मैं आपको फ्लो शीट बना के देती हूं। कार्बन नंबर 3, ठीक है, फिर ऑक्सीजन किसकी है, फास्फोरिक एसिड की, फिर फास्फेट, ऑक्सीजन इसने अपनी दी थी, ये वाली, ये आ गई, फिर आपके पास आ गया कार्बन नंबर 5, समझ आई। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो बॉन्ड बने हैं ये न्यूली एस्टैब्लिश, एक पहले बना हुआ था, ये अब दूसरा बना है, दिस इज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है जी क्लास, इसको आप क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब ये इस तरह लिंकेज बनते जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे और फाइनली आपके पास क्या बनता जाएगा, एक पॉलीमर बनता जाएगा। अब आ जाते हैं, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो चारगॉफ का वर्क देखते हैं, डीएनए के अबाउट क्या है। चारगॉफ ने अपनी ये जो है वो परसेंटेज दी है कि न्यूक्लियोटाइड की परसेंटेज क्या होगी। जैसे हम जानते हैं कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड करती है, थायमीन के साथ, और इन दोनों के दरमियान जो है वो कौन कितने बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और वो 2 बनते हैं। जब आप गुआनिन की बात करते हैं तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के साइटोसिन के साथ अटैच होती है। तो चारगॉफ ने ये कहा था कि एडेनिन हमेशा इक्वल होगी परसेंटेज में थायमीन के, जितनी अमाउंट एडेनिन की होगी उतनी अमाउंट थायमीन की होगी, जितनी अमाउंट गुआनिन की होगी उतनी अमाउंट साइटोसिन की होगी। कैसे, अगर एडेनिन फॉर एग्जांपल एक डीएनए के स्ट्रैंड में जो है वो एडेनिन कितने परसेंट है, 20% है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो थायमीन होगी वो भी कितनी होगी, 20%। क्लियर। और अगर गुआनिन आपके पास जो है वो 40% है, सॉरी 30% है, तो एक स्ट्रैंड में, तो क्या होगा, हमेशा साइटोसिन भी क्या होगी, वो 30% होगी। ये चारगॉफ बोलता है और ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अब आते हैं कि जो एडेनिन, फिर ये कहता है A+G, यानी एडेनिन और गुआनिन को प्लस करो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल होगा थायमीन और साइटोसिन के प्लस के। कैसे, मैंने कहा यहाँ पे 20% एडेनिन है, गुआनिन कितने, 30, 20 + 30 कितना होगा, 50, और इसी तरह 20 आपके पास क्या, थायमीन कितने, 20 है, प्लस साइटोसिन कितना होगा, 30, तो 50-50 इक्वल। प्यूरिन जो है वो आपके पास हमेशा जो A+G है और ये जो 20 + 30 है, जो ये आपस में हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो प्यूरिन्स इक्वल टू पायरिमिडीन्स, ठीक है जी, ये भी हम बोलते हैं। इसके साथ ये भी चारगॉफ बोलता है कि जी एडेनिन हमेशा थायमीन के इक्वल होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, दैट वाज केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, और आज हमने 3 साइंटिस्ट के वर्क डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इस लेक्चर का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।